नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जो मामला 13 सालों से लगातार अपने न्याय के लिए राह देख रहा है, वो मामला इस वक्त भी जो कानूनी लड़ाई है वो लगातार लड़ रहा है। मामला है बीटी एक्ट को ध्वस्त करने का, जो 13 सालों से भंते नागार्जुन सुरई ससई ने जिसको यहाँ लेकर रिट पिटिशन डाली थी, उस पर सुनवाई 29 जुलाई को होनी थी। वो मामला नहीं लग पाया सुप्रीम कोर्ट में और आज मंगलवार को यानी 5 अगस्त को ये मामला लिस्ट किया जाना था। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी तक भी वो मामला लिस्ट नहीं हुआ है। अब मुद्दा ये है कि इस मामले को आखिर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा और क्यों नहीं हो पा रहा। क्या कानूनी दांव पेच है जहां हम शायद पीछे छूट रहे हैं? कुछ बारीकियां हैं शायद जिनको समझने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सारे जो अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और साथ ही आकाश लामा जी भी मौजूद हैं। तो आकाश लामा जी, 29 जुलाई से बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मई में जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा था कि इसको आखिरी तारीख मानकर हम चल रहे हैं। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 5 अगस्त की यानी आज की तारीख दी गई थी। आज भी मामला अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। क्या ऐसी गलती हो रही है कानूनी दावपेचों में? आपने लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, वकीलों की एक टीम आपके साथ लगातार काम कर रही है। कहाँ मिस कर रहे हैं हम? सच बोलूं? बिल्कुल एकता में। दूसरा, हमारे जिससे मतलब अगेंस्ट में हम वो हमसे काफ़ी ताकतवर है। मैंने एक कहा एकता, हमारी एकता, और दूसरा ओपोनेंट ताकतवर है। तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ सत्य कभी छिपती नहीं है। कम से कम 13 साल में अभी देखिए धरना स्थल से आ रहा हूँ। 75 दिन है, कंटिन्यू है। अब 10 तारीख से मशाल यात्रा है, पूरे देश भर में होगी, दिल्ली में होगी। देखिए, हम अपना जो, क्योंकि हमको न्याय चाहिए, शांतिपूर्वक हम लोग बैठे हुए हैं। तो दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर एक प्रोसेस है, दूसरी तरफ से होती है। तो हम तो बहुत पॉजिटिव है। आज आप देखे होंगे हम लोग बैठ के कितना बड़ा डिस्कशन किया, 1 घंटा डिस्कस कर रहे थे। अभी आने से पहले भी हम लोग बहुत ही डिस्कशन, बहुत एंगल, क्योंकि देखिए केस जीतना है। हीरो नहीं बनना है, ठीक है ना। वो हीरो बनाएगा, आने वाले जनरेशन बनाए ना बनाए दूसरी बात है, ठीक है ना। केस जीतना है, तो बारीकी से काम हो रही है, मैं आपको इतना बता दूँ। और नेक्स्ट डेट कब है इसके लिए अपना एडवोकेट साहब है हमारे से, आनंद जोंडाले जी एडवोकेट है, एडवोकेट इन रिकॉर्ड श्री डम्बरे जी है, शैलेश जी है, ये तमाम एडवोकेट की टीम है, विवेक जी है। तो उनके बारे में आपको बता देंगे, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि हम लोग राइट ट्रैक में हैं। राइट ट्रैक में देखिए, हियरिंग ना होना इसका मतलब हम लोग सही दिशा में है। दूसरा नंबर, कल का न्यूज़ देखा है, कुछ ना कुछ आया था न्यूज़, आएगा, चिंता मत कीजिए। 134 साल का लड़ाई है, इतना जल्दी हो जाएगा? हमारे लोग को तो काम पे लगा दिया गया है इसको फेल करने के लिए, लेकिन हम तो अडिग है पहाड़ की तरह, और हम लोग जीत के रहेंगे, इतना आपको बता दूं। और डेट के मामले में एडवोकेट साहब बता देंगे, अगले हफ्ते हैं, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, उस टेक्निकल चीज़ों को ठीक की। मैंने कहा ना, हमारी अपोनेंट हमसे कई गुना ताकतवर है, तो टेक्निकल थी वो भी ठीक कर दी। होगा, क्यों नहीं होगा? हम तो चाहते थे। कल मेरा बर्थडे है, सुनिए। अच्छा, मैं सोच रहा एडवांस में हैप्पी बर्थडे सर। मैं सोच रहा था आज फैसला होगा तो इससे बड़ा गिफ्ट, इससे गिफ्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन हमको इतना भी उम्मीद था, इतना जल्दी भी नहीं होगा, कम से कम महीने भर तो वेट करे। लेकिन हमारे पक्ष में आएगा पूजा जी, आपको मैं आश्वस्त कर। तो चलिए, ये बाकी बातें एक तरफ, बर्थडे मनाएंगे सर कल? देखिए, वो अभी जो उम्र में है, उम्र पहुंचे हैं, अब बर्थडे मनाने का तो कुछ है नहीं। अब तो आप उस संघर्ष में हैं कि अब आपका बर्थडे लोग मनाने जा रहे हैं। अब लोग आपको इतना जान चुके हैं, आपको इतना मान रहे हैं, अब तो लोग आपके लिए विशेष भेजेंगे दुनिया भर से। नहीं, ऐसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, हम लोग शांति में विश्वास रखें, सत्य में विश्वास रखें, और इसमें ही जीत है। क्योंकि देखिए, हमारे जो धर्म हमको सिखाती है, इसी आधार पर चले, ठीक है ना। आपने 2 महीने में आपने कभी मेरे मुंह से किसी के बारे में कुछ बोलते हुए सुने हैं? बिल्कुल नहीं। और मेरे बारे में तो इतना बोला गया है, शायद मेरा आने वाला जनरेशन, मेरा बेटा का बेटा भी पूछेगा क्या किया ने आकाश लामा ने इतना बोल दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ,
सत्य की जीत होती है। हम जिस एंगल में हैं आज पता चल रहा है, आप लोग सभी को पता चल रही है। सही दिशा में काम कीजिए। एकता की बात आपने की, बड़े गंभीरता से की, बड़े ही भावुक होकर आपने कहा कि एकता में कमी है। उस एकता को दोबारा संगठित करने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं आप? जंतर मंतर में अभी 25 तारीख को हुआ, शायद आप ही ने मेरे को पूछा था होगा, तो मैंने क्या कहा था, सबको आमंत्रित है। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, अपने हक अधिकार के लिए निमंत्रण नहीं दी जाती है। जिसका ज़मीर जिंदा खुद ब खुद चले आते हैं, और जिसका मनसा एक दूसरा हिडन एजेंडा है वो तो खुद ब खुद निकल जाते हैं। हमको चाहिए साफ सुथरा आदमी, ठीक है ना, बात कीजिए। तो चलिए अब लीगल मामलों के लिए बात कर लेते हैं। जो अधिवक्तागण यहाँ मौजूद हैं, आनंद एस जुंधाले जी हैं। सर, आपको मैं पहली बार शायद मिल रही हूँ, आपका नाम? एडवोकेट शैलेश नारनवरे, बनते आर्य नागार्जुन सूर्य सोसाइटी का मैं वकील। अच्छा, तो आप उस समय से इस मामले में हैं? जी नहीं, मैं 1 साल से ही हूँ। उसके पहले तो बहुत बड़े दिग्गज एडवोकेट्स थे। और चूंकि जब से जो है बनते जी ने मुझे केस सौंपा है और जब से ये टीम जो है सामने आई है, तो इस केस में बहुत मोमेंटम हो रहा है। मैं सभी को जो है ये बताना चाहूँगा, जो लीगल जो पहलू है इसका, कि संविधान के पहले एक्ट बना 49 में। अब संविधान आने के बाद में संविधान सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है, और वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूलभूत अधिकार, उसको सबसे ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है इस देश में। और जो एक्ट होता है वो सिर्फ एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न्स होते हैं। तो जो 49 का जो एक्ट बना हुआ है उसमें सिर्फ ये प्रोविज़न्स है कि आधे जो है हिंदूज़ और आधे बुद्धिस्ट, यानी 4 हिंदूज़ 4 बुद्धिस्ट और एक कलेक्टर होगा, ये कमेटी बनेगी, जॉइंट वर्शिप होगा, फंड का भी जो है जॉइंट ये होगा, शेयरिंग वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे जो कुछ सेक्शंस है उस महाबोधि टेम्पल एक्ट में, कि जैसे सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 है, सेक्शन 10 है, 11, 12, 13 वगैरह, ये सारे जो बातें जो है ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर्स ऑफ आर्टिकल 25-26 का। ये क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उसी का वो ट्रस्ट होना चाहिए, उसी की बॉडी होनी चाहिए, उसी की वर्शिप होना चाहिए, उसी की प्रैक्टिस होना चाहिए, और सारा का सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं का होना चाहिए, यानी बुद्धिस्ट का होना चाहिए। अब ये आर्टिकल जो है ये संविधान ने दिया हुआ है सभी माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। अब उसके पहले वाले जो एक्ट होते हैं संविधान के ऊपर तो है नहीं, और वो अपने आप ही जो है उसका इफ़ेक्ट रिपील और वाइड हो जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, और वो इतने सालों से संविधान आने के बावजूद भी 75 सालों में जो है वही एक्ट चल रहा है। तो फिर ये आर्टिकल 25-26 का जो अस्तित्व है ये क्या सिर्फ देखने के लिए है कि सिर्फ लिखने के लिए है? तो इससे जो वायलेशन हो रहा है, भंग हो रहा है मूलभूत अधिकारों का, वो सारे बुद्धिस्ट का हो रहा है। तो इसीलिए ये जो संवैधानिक जो आर्टिकल 25 है, 26 है, इसका आधार लेते हुए जो एक प्रोसीजरल जो आर्टिकल है 13, वो कहता है कि जो भी एक्ट संविधान के पहले बने हों वो विसंगत अगर है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उसको जो है एक छोटा बनाते हैं, डिरोगेट करते हैं, तो ऐसे सारे लॉज जो होते हैं वो वाइड होते हैं, निरस्त हो जाना चाहिए और रिपील हो जाना चाहिए। अब वो इसके बावजूद भी जो है वो कैसा टिका हुआ? वहाँ तो कोई सेविंग क्लाउज है नहीं। इसमें तो संशोधन भी हो चुका है सर। संशोधन भी हो चुका है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ जब उसको निरस्त हो जाना चाहिए? 1949 जब हम एक्ट बोलते हैं इसी से समझ में आता है कि संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, लेकिन उसके बाद भी उसमें संशोधन हो गया, कानूनी प्रक्रिया हो गई, डीएम को जो अधिकार थे वो थोड़े से चेंज किए गए, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। देखिए अभी अभी जो है आपके सामने पॉइंट आया है कि सामने वाला जो है बहुत पावरफुल है, सत्ता में है, और वो रूलिंग में होता है। जब कोई रूलिंग में होता है और अगर हम जो है शांत है और हम सिर्फ देख रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, आंदोलन नहीं कर रहे, एग्रेसिव नहीं हो रहे, हम जो है विद्रोह नहीं कर रहे और उतनी ताकत से नहीं कर रहे, उतना ताकत से आंदोलन नहीं हो रहा अगर इस देश में और पूरे विश्व में, तो सामने वाला क्या करेगा? और दबाएगा और कुचलेगा। ये ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री में जाए, भगवान बुद्ध जब से एनलाइटेंड हुए हैं तब से लेकर यानी 300 साल के बाद में सम्राट अशोक ने महाबोधि महावीर बनाया। वो किस लिए बनाया सबको मालूम है।
कि वो सिर्फ जो है भगवान बुद्ध वहाँ इनलाइटेंड हुए हैं इसलिए बनाया गया है। तो प्योरिटी में जो है वो महाबोधि महाविहार है, बिल्कुल। वहाँ पर कहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर कहाँ शिवलिंग है। तो ये कब तक के चला, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में जब फर्स्ट टाइम अगर कोई मोहम्मद शाह आए और उन्होंने फरमान भी दिया है, तो भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी महंत की वो प्रॉपर्टी हो जाए, बिल्कुल। उस पर जो है अधिकार नहीं कर सकता। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो डेटी की है, डेटी यानी जो एनलाइटेंड हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक कंसेप्ट है ये डेटी, डिवाइन ज्यूरिस्टिक कहते हैं इसको। तो देखा देश ने तो राम जन्मभूमि के मामले में देखा भी है Exactly. कि भगवान पक्षधर बन के आते हैं। एग्जैक्टली मेरा ये कहना है कि जब इतने सेंचुरीज से जो है वहाँ वर्शिप, बुद्धिस्ट वर्शिप हो रही है, मेडिटेशन हो रही है, प्रैक्टिसेस हो रही है, और अगर जो है किसी ने समझो कि आपको फरमान देकर आपको जो है पोजीशन दिया है, तो इसका मतलब जो है आप वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। आपने इंक्रोचमेंट किया, वहाँ पर जो है शिवलिंग डाला, वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है ऐसे ये कुछ बनाए हैं आपने। तो ये कब बनाया आपने? बहुत साल के बाद में, यानी 18वीं शताब्दी में अगर आपने किया होगा ये। उसके पहले तो इतिहास जो है प्योर बुद्धिस्ट का है। तो राम टेम्पल केस में इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही आस्था के ग्राउंड पर कि वहाँ पर हज़ारों सालों से सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है लोगों की आस्था का केंद्र है, राम, भगवान राम की जो है पूजा हो रही है, और इसीलिए ये उन्हीं का जो टेम्पल बनना चाहिए। उस समय मॉस्क था। अब हम तो जो है ये कह रहे हैं कि यहाँ तो मॉस्क भी नहीं है, यहाँ तो महाबोधि महाविहार है, साक्षात प्रमाण। तो इसी आस्था के ग्राउंड पर जो है हमारी केस बनती है ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी एंड पैरिटी। आर्टिकल 14 जो है वायलेट होता है कि वहाँ कर सकते, यहाँ क्यों नहीं कर सकते। यानी एक तो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 25, 26, 29। ऊपर से आर्टिकल 13 जो हमारे रेस्क्यू के लिए आ रहा है, वो हमारा कवच बना हुआ है। तो ये सब होते हुए भी 75 सालों में या उसके पहले भी जो है जो लड़ाई पहले से चल रही है, ये जो हज़ारों सालों से जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि एक ज़माने में ये देश सम्राट अशोक के काल में बहुत फैलाव था। अफगानिस्तान तक जो थे मूर्तियाँ थी, तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया। तो ये पूरा फैलाव था इस देश में। लेकिन जो एक अलग एंटी फोर्स जो रहती है रिलीजियस, जिसको आप कहोगे ब्राह्मणिज्म या हिंदुज़म, वो अटैक कर गई। अटैक करने के कारण जो है वो बुद्धिज़्म धीरे धीरे जो है वो पीछे चला गया, और भिक्षुओं का भी कत्ल हुआ है। तो ये क्या है कि ये जो सत्ताधारी होते हैं, जो पावर में आते हैं, ये जो है कानून को भी अपने मुट्ठी में ले लेते हैं, संविधान को भी अपने मुट्ठी में रखते थे। पूरे वक्तव्य को अगर मैं इसका क्रस्ट निकालूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो एक लंबे अरसे से जो ये लगातार द्वंद्व चला रहा है, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो क्या उसकी वजह से आज हमारी न्यायपालिका भी इस पूरे मामले को सुनने से या इसको सामने रखने से डर रही है? देखिए, मैं तो एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट यहाँ नहीं कर सकता बिकॉज आई बिलोंग टू दिस जुडिशल इंस्टीट्यूशन। लेकिन सारे जो लोग हैं, लाखों करोड़ों, ये सब रोज़ देख रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। संविधान एक साइड में रह जाता है और तुम जो सत्ता में होते हो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब इलीगलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो चल रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हम 2012 से या उससे भी पहले 1992 से केस फाइट कर रहे हैं। इस केस में गति क्यों नहीं आ रही है? क्या बात है? तो हो सकता है कि जो अपने अपोनेंट्स हैं वो भी कुछ अपना टेक्निकल जो है माइंड लगा रहे होंगे, वो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे होंगे। लेकिन चाहे जो हो, जब हमारी जुडिशरी ये कहती है कि सत्यमेव जयते, तो हम भी यही कहते हैं कि हमारी ही जो है हमारे सत्य की विजय होगी। आज नहीं तो कल विजय होगी। इसी उम्मीद पर हम चल रहे हैं। धैर्य रखना होगा। हज़ारों सालों से ये विषय चल रहा है, 2012 से पेंडिंग चल रही है, लेकिन अभी मोमेंटम आया है, डेट्स मिलती है, कभी लगती है केस, कभी नहीं लगती है। तो हमको इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए कि आज ही फैसला हो जाए। अब एटलीस्ट मामला ये है कि अब आपको डेट्स टू डेट्स मिल रही हैं, अब आप एटलीस्ट क्यू में हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ये रिलीफ की बात है। और आपको एक और अंतिम बात बता देना चाहूँगा मैं कि इस केस का कॉग्निजेंस जो है सभी ने लिया हुआ है। एक तो गवर्नमेंट ने भी ली हुई है, वो एक्सप्रेस नहीं करते, जुडिशरी ने भी ली हुई है, क्योंकि ये इशू जो है अभी बहुत ऐसा वायरल हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। और साथ ही साथ इसके साथ में जो आंदोलन हो रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं, और सारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ वगैरह जो जुड़े हुए हैं और प्रेशर डाल रहे हैं या फिर इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही इस आंदोलन में, ये मशाल जल रही है। ये मशाल जो जल रही है,
ये हमको सत्य की जो विजय है वो दिलवा के रहेगी। न्यायिक पालिका से तो हम फाइट कर ही रहे हैं। वो तो उम्मीद करते हैं कि संविधान को ही जो है वो प्राधान्य देंगे और हम जीतेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो है ये आंदोलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये बढ़ते रहना चाहिए ताकि जब तक ये सक्सेस न मिले, हम विजयी भाव न हो, तब तक के जो है हमारी कोशिश रहेगी। तो मतलब ऑन ग्राउंड जो चल रहा है वो इसी तरह चलते रहना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका भी तभी आपकी आवाज़ सुनती है जब आप, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ अगर ग्राउंड पर है तभी, अगर संसद भी नहीं बात करिए, ग्राउंड पे आपको मजबूत होना पड़ेगा, और वो लगातार आकाश लामा और सारे तमाम लोग कर रहे हैं। अब इस वक्त हमारे साथ जोंधाले जी हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये मामले में एटलीस्ट एक उम्मीद, जैसा कि सर ने कहा कि अपडेट्स आ रही हैं, कम से कम ये तो उम्मीद है कि अगली डेट मिलेगी और उस दिन लिस्ट हो जाएगा मामला। अगली तारीख क्या है, क्या लीगल अपडेट्स हैं जो जनता को आप बताना चाहते हैं? ऐसा है कि मामला ये 92 से पेंडिंग था। 12 फरवरी को लामा जी ने जब अनशन चालू किया, उसके बाद ये हियरिंग हुई 1 मई में। उसके बाद हमारे भाई साहब, मेरे ब्रदर शैलेश जी इसमें भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये भी, इन्होंने भी मैटर मेंशन किया था और ये डेट दी गई थी, लेकिन ये अचानक रजिस्ट्री से क्यों हटाई जाती, ये देखने के लिए हमारे दोनों ब्रदर शैलेश जी आज रजिस्ट्री में गए थे और आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते में लगेगी। इसका जो अपडेट है आज इवनिंग तक हो जाएगा। अगर आज इवनिंग तक नहीं होता है तो कल उचित कार्रवाई आकाश लामा जी की तरफ से एज एडवोकेट आनंद जोंधले मैं करूँगा। ओके, तो ये आनंद एस जोंधाले जी हैं जो इस मामले को लीगली इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अब हमारे साथ बंदे डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग ये जो मशाल जलाने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में भी मशाल जलाएंगे और इस आंदोलन को लगातार आकाश लामा जी कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे, तो ये मशाल के साथ शांति कैसे सामंजस्य बिठाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये मशाल जो जिसे हम लाइट कहते हैं, अतदीप भाव तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम अपना स्वयं का दीपक बने। तो जो अंधेरा फैला हुआ है BT एक्ट को लेकर, और जो चारों तरफ जो हमारी बात सरकार या प्रशासन नहीं मान रहा है, तो उसी का लाइट करने के लिए हम लोग मशाल यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो 3 साल से लगातार माननीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में जब ये शुरू हुआ और 12 फरवरी से पूरे देश के अंदर में लोगों को यूनाइटेड करके ये बोध गया में धरना दिया गया। आज देखेंगे तो 50 से भी अधिक जगहों में देश में धरना चल रहा है। और मैं तो एडवांस में लामा जी को बधाई देना चाहूँगा। हम तो होप कर रहे थे कि आज यदि तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलता, लेकिन हम विश्वास करते हैं भारतीय संविधान में आज न कल कभी न कभी हमारी जीत होगी। पेशेंस रखना होगा, लेकिन हम जीतेंगे इस बार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन को और भी गति प्रदान करने के लिए देश के अंदर में एक मशाल यात्रा शुरू की जा रही है 10 तारीख से पूरे देश में। जैसे कि बिहार है 10 अगस्त से, जैसे कि बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और तमाम देश के कई राज्यों में पूरे देश भर में मशाल यात्रा शुरू की जाएगी, जिससे ये लोगों में अवेयरनेस तो आपने देखा BT एक्ट को लेकर बहुत है। आज हर घर में हर एक आदमी जानता है कि BT एक्ट एक महाबोधि महाविहार की समस्या है, और उसको निजात दिलाने के लिए आपने देखा कि हमारी जो लड़ाई है वो इवन न्यायालय में भी हम लड़ रहे हैं, और साथ में आपने देखा हो कि सड़कों पर भी है। और हमने इस बार ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और लड़ेंगे और जीतेंगे, ये नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि मशाल यात्रा पूरे देश भर में देखने के मिलेगी। आपने देखा ये मशाल एक प्रतीक के रूप में है, ये किसी को जलाने के लिए नहीं है, मैं आपके जगाने के लिए है। और लाइट हमारा पहले से ही है कि हमारी जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई है ये लगातार चलनी चाहिए, एक लोगों में प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसका समर्पण क्या है ये समझना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने 10 अगस्त से मशाल यात्रा पूरे देश भर में शुरू की है। मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जहां जहां पर भी ये मशाल यात्रा शुरू होगी, आप सभी लोग, बहुत भिक्खुगण, भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिका बड़ी संख्या में इस मशाल यात्रा से जुड़े और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और BT एक्ट को रद्द करने के लिए जैन सैलाब की तरह अपना समर्थन दें, यही मैं अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मशाल जैसे आप पूछे थे, मैं हंस रहा था, ये मशाल करुणा का, मैत्री का ये मशाल है, वो किसी को जलाने का मशाल नहीं है। करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा का, समता का, न्याय का,
और बौद्ध न्याय बारंबार बोल रहे हैं, इस संविधान सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ के आपको ये बात कर रहे हैं। और सरकार सक्षम है, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और निश्चय न्याय हमको बौद्धों को न्याय देगी, यही उम्मीद लगाते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके जन्मदिन के एडवांस में हमारे और हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी केस में आगे जो अपडेट्स आती हैं उसके लिए हम लगातार मैं एक्चुअली गिफ्ट कभी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। धन्यवाद। Myself, Advocate Vivek Gautam, and there are two principles. Cardinal. अच्छा. Can I speak in Hindi or English? You should speak in Hindi because we चलो, have- I'll try to be broadly speaking in Hindi. audience है। कानून के दो बड़े मूल सिद्धांत हैं। जब तक न्याय ना हो जाए तब तक न्याय की लड़ाई के लिए आप संघर्ष करें, और जब न्याय मिल जाए तो उसका स्टेटस को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करें। जिस प्रकार से हमारे देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दोनों विचारधाराओं में द्वंद्व है कि किसकी विचारधारा फैलेगी और किसकी विचारधारा सिकुड़ेगी। तो हम अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, अपने हक अधिकारों को जमाने के लिए इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, ज़मीन पर लड़ रहे हैं, समाज में लड़ रहे हैं। इस प्रकार से लड़ाई का प्रारूप हम तय कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई से पाना क्या चाहते हैं। जब तक हमें इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने पूरे संघर्ष को देखते देखते प्रेरणा मिलती रहे, हमें इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए। जैसा भंते जी ने कहा कि भंते जी का कल बर्थडे है, आई विश हिम हैप्पी बर्थडे, बट ही डोंट एक्सपेक्ट गिफ्ट्स। सेम वे, इसी प्रकार से हम सबको भी संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष के बदले में क्या मिलेगा उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, फल क्या होगा वी डोंट नो। तो एज ए लॉयर एंड एज ए सिटीज़न हम देश में जब तक अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपने अंदर सामर्थ्य ना जुटा लें, अपने आप को सक्षम ना बना लें, तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी हमारे देश में ही, आपके ही बीच में, समाज के बीच में बहुत सारी धरोहरें हैं जहाँ पर दूसरे लोग अपना कब्ज़ा करने की नीयत से या झूठे दावे करने की नीयत से कुछ ना कुछ अपने कृत्य को करते रहे हैं। उन कृत्यों से बचने के लिए हमें सजग, चेतन होने की ज़रूरत है, सो दैट जो भी एग्रेशन, जो भी आपके अधिकारों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसका हम कोई काउंटर तैयार कर सकें। तो हमें एक रेमेडीफुल तरीके से आगे के लिए भी आगे के लिए रेडी रहना चाहिए। इतनी उम्दा हिंदी बोलने के बाद आप इंग्लिश में बात कर रहे थे सर, चलिए बहुत बहुत